हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। चैप्टर को जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया है, उसके लिए सॉरी। अब से डेली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। कंप्लीट लाइट रिएक्शन देख ली थी, जिसके अंदर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था। उसके अंदर बना था NADPH ATP एंड ऑक्सीजन। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को याद रखना, NADP ATP और ऑक्सीजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली उन पे डिपेंड रहती है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं रहती है। लाइट रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइक NADPH या फिर ATP, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, तो इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा नीट को लेकर, क्योंकि अभी कुछ न्यू अपडेट आए नीट को लेकर जो कि NTA ने दिया है, तो मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, देखिए नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब जल्द ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त को होने वाली है। अभी तक तो यही डिस्कशन है, अभी तक तो यही निकला हुआ है कि 1 अगस्त को नीट के एग्ज़ाम होने वाली है। आगे का कुछ पता नहीं, क्या कुछ हो जाए। ओके, साथ ही साथ NTA ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। NTA ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो कि नीट के जितने भी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी या फिर उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो उस नई वेबसाइट के ऊपर अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट के थ्रू देखा था जो कि न्यूज़ वेबसाइट थी, उसके अंदर दे रखा था कि NTA के अंदर, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम लोग NTA बोलते हैं, उसने नीट UG परीक्षा के लिए नई आधारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। स्टूडेंट जो होंगे वो NEET.NIC.in, ये नई वेबसाइट है, ठीक है। इस पर जाकर जो कि नई वेबसाइट है इसके ऊपर उपलब्ध जानकारियाँ वो चेक कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस नई वेबसाइट के ऊपर नीट UG परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब नई वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और उसके साथ साथ इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी नीट एग्ज़ाम को लेकर वो सारी इन्फॉर्मेशन इस नई वेबसाइट के ऊपर आने वाली है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट डार्क रिएक्शन, जिसके अंदर C3 साइकिल को आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। कौन सा आज देखने वाले हैं? आज हम लोग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये जो रिएक्शन होने वाली है वो अंधेरे में होगी, यानी कि रात को होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, इसको होने में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इसको डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे NADPH प्लस ATP, ये जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, इनके ऊपर ये डिपेंड रहती है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। बायोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 फिक्सेशन होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है और क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये जो CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्जेशन, यानी कि ये जो ग्लूकोज बना रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी कि अपचयन होता है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी ना? CO2 का ग्लूकोज के अंदर जो कन्वर्जेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन या फिर अपचयन हम इसको बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, आगे हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की जो डिस्कवरी थी वो की थी कैल्विन भाई साहब ने। मेल्विन कैल्विन इनका पूरा नाम है, कैल्विन भाई साहब ने इनकी डिस्कवरी की थी। ओके, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो डिस्कवरी किस तरीके से उन्होंने की थी। एक्चुअली ये बात थी जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था, तो आपको पता है सेकेंड वार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज़ हुआ था।
तो इन साइंटिस्ट को भी ऐसा लगा कि क्यों ना हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके पता करें कि डार्क रिएक्शन में कौन कौन सा स्टेप आता है और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का होता है। क्योंकि इन्होंने जो CO2 लिया था डार्क रिएक्शन के अंदर वो आइसोटोप यानी 14 आइसोटोप वाला लिया था। कार्बन 14 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव होता है एक्चुअली वो इन्होंने यूज किया था। CO2 का जो कार्बन है वो कौन सा यूज किया था उन्होंने, कार्बन 14 आइसोटोप वाला इन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब इन्होंने किस तरह से उस कार्बन 14 जो आइसोटोप था जो कि CO2 के अंदर जो कार्बन था उसका किस तरह से उन्होंने यूज किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर उन्होंने रखा शैवाल यानी कि एल्गी। इन्होंने एल्गी लिया और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस इन्होंने डाली थी वो एक्चुअली जो कार्बन था वो 14 आइसोटोप वाला था। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, कौन सा था, 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला था। ये जो एल्गी थी वो थी क्लोरेला। कौन सी थी ये, क्लोरेला एल्गी उन्होंने यूज की थी। आपको पता है CO2 का वो फिक्सेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने चेक किया कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है, मान लो कोई CO2 यानी जो 14 वाला इन्होंने लिया था किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जिसको मैं X मान रहा हूं, इसके साथ ये बाइंड होकर एक पहला प्रोडक्ट बना था जिसको मैं A बोलता हूं। तो इन्होंने चेक किया ये जो A बना था वो 3 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बना था, कोई उत्पाद बना था। ठीक है, 3 कार्बन का पहला उन्होंने ये चेक किया कि जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। और उन्होंने ये भी चेक किया कि ये बनने वाला जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट था वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक एसिड था। क्या था ये, ऑर्गेनिक एसिड था, यानी कि ये कोई ना कोई कार्बनिक अम्ल था जो कि 3 कार्बन का था। पहला प्रोडक्ट उन्होंने ये चेक किया था। याद रखना इस चीज़ को, पहला जो प्रोडक्ट था जो स्थायी उत्पाद था वो 3 कार्बन का उन्होंने चेक किया था। ठीक है, उसके साथ साथ फिर उन्होंने धीरे धीरे कंप्लीट जो साइकिल था जिसको हम आज केल्विन साइकिल बोलते हैं उसकी उन्होंने डिस्कवरी कर डाली। और उसके बाद कुछ समय बाद उनको ये पता चला कि जो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना था उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहला जो प्रोडक्ट बना था वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PGA बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग PGA बोलते हैं। एक्चुअली इसको 3PGA बोलते हैं। 3PGA क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3PGA बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा 3PGA। तो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, याद रखना 3 कार्बन है। कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो साइंटिस्टों ने उसके बाद यह भी जानने का प्रयत्न करने लगे कि CO2 का योग होने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था वो कितने कार्बन का था, वो कितने कार्बन का था। तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ उनको ये पता चला कि जो पहला उत्पाद बन रहा था ज़्यादातर प्लांट के अंदर वो 3 कार्बन का बन रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PGA बोलते हैं, 3PGA बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम इसको बोलते हैं। इस बिहाव से उन्होंने इनका नाम दिया, इन प्लांट्स को बोलना स्टार्ट कर दिया C3 प्लांट्स। क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, इनको C3 प्लांट की कैटेगरी में रखना स्टार्ट कर दिया। C3 प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर केल्विन साइकिल के अंदर जो पहला प्रोडक्ट होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, वो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। उसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ अदर प्लांट्स की स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो CO2 फिक्सेशन के बाद यानी CO2 का योग होने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था उन पादप के अंदर 4 कार्बन का बन रहा था। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद जो था वो 4 कार्बन का बन रहा था, यानी वो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बन रहा था। उन्होंने उन पादप को नाम दे दिया C4 प्लांट। क्या नाम दे दिया उन्होंने, इसको C4 प्लांट नाम दे दिया। तो C3 प्लांट क्या होता है, जिनके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का हो, और C4 प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद
4 कार्बन का हो। इसका नाम भी आपको याद रखना, OAA, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये भी क्या है, अम्ल है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। तो जिनके अंदर पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है, उसको हम लोग पूरे साइकिल को, जो केल्विन साइकिल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। वहीं अगर बात करें जिसके अंदर पहला उत्पाद 4 कार्बन का, जिसको हम लोग OAA बोल रहे थे, वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लाइन टू लाइन कंप्लीट NCERT की जो पैराग्राफ था उसकी रीडिंग लगाएंगे, उसमें से हर एक चीज़ हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं NCERT की तरफ। ओके, तो ध्यान से देखना, हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद जैसे कि ATP हो गया, NADPH हो गया और ऑक्सीजन, ये 3 प्रोडक्ट हमको लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। ठीक है, इनमें से ऑक्सीजन जो होता है वो आपको पता है डिफ्यूज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से, जबकि ATP और NADPH जो होते हैं वो फूड बनाने यानी कि शर्करा का फॉर्मेशन करने के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या कौन सा स्टेप होता है, याद रखना, फोटोसिंथेसिस ये बायो सिंथेटिक फेज हम लोग बोलते हैं। चाहे कोई भी प्लांट हो जिनके अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी स्टेप के थ्रू, तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज हम लोग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोक्स यानी कि डायरेक्टली वो लाइट के ऊपर निर्भर नहीं करती, याद रखना। ठीक है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, बल्कि ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे ATP और NADPH, साथ ही साथ इसके अलावा CO2 और H2O, इन पर ये निर्भर करती है। तो मोस्टली इसके अंदर क्या क्या चाहिए आप लोगों को याद रखना है, एक तो ATP चाहिए जो कि लाइट रिएक्शन से हमको प्राप्त होता है, और एक NADPH चाहिए, ये भी लाइट रिएक्शन से प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। आप शायद ये आश्चर्य कर सकते हैं कि इनसे सत्यता की जांच कैसे की होगी, यानी कहने का मतलब है कि ये जो डार्क रिएक्शन थी वो किस प्रकार से हुई थी। तो ये बहुत ही सरल है। किस तरह से, ध्यान से देखना। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण यानी कि बायोसिंथेटिक फेज जारी रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला प्रोडक्ट था ATP और NADPH, वो यूटिलाइज कर लिया जाता है बायोसिंथेटिक फेज के अंदर, यानी कि CO2 से ग्लूकोज बनाने के अंदर। तो जितना हमको वो ATP NADPH मिलता रहेगा, आपको पता है CO2 से ग्लूकोज बनता रहेगा, तो कुछ समय तक तो वो चलेगा जब तक उनको ATP NADPH मिलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। यदि इसके बाद हम वापस से उसको लाइट देंगे तो फिर से वो फोटोसिंथेसिस करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर ATP NADPH बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अतः जैव संश्लेषण यानी कि जो बायोसिंथेटिक फेज होता है, बायोसिंथेटिक फेज का मतलब जो डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कहना क्या एक मिथ्या है। देखिए, अपने साथियों के बीच इसकी चर्चा करें। देखो साथी तो कोई है नहीं, आपसे चर्चा करते हैं। डार्क रिएक्शन जो होता है वो डार्क ऐसा मत समझना कि ये अंधेरे के अंदर ही होता है, ये एक मिथ्या है। बिल्कुल ये एक मिथ्या ही है। एक्चुअली ये दिन में भी होता है, लेकिन इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, साथ साथ चलती है रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चलती है तो जैसे लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, ATP NADPH प्राप्त होता है, तो जो CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का जो एडिशन होता है, CO2 से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस प्रोसेस के अंदर तुरंत ही ATP और NADPH को यूज कर लिया जाता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन होती है वो साइमल्टेनियस होती है, साथ साथ चलती रहती है। तो ऐसा मत समझना कि वो सिर्फ और सिर्फ डार्क के अंदर होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहना क्या एक मिथ्या है? तो याद रखना, हाँ जी बिल्कुल ये एक मिथ्या ही है। ओके, इसको एक्चुअली क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? इसको नाम दे सकते हैं हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये जरूर हम लोग इसको कह सकते हैं। आइए अब देखें कि जो बायोसिंथेटिक फेज होता है उसमें ATP और NADPH का यूज कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर हम लोग N की वैल्यू अगर 6 करेंगे तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। यह वैज्ञानिकों की रुचि भी थी कि उन्होंने ये खोजा कि प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट जो शर्करा होती है, जो ग्लूकोज होता है, वो किस तरह से बनता है। तो यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से, या फिर ऐसे बोले CO2 के यौगिकीकरण यानी कि एडिशन से होने से कौन सा पहला प्रोडक्ट बनता है। मान लो ये कोई अक्स कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, अक्स कोई पदार्थ है, इसके साथ में CO2 जो कि 1 कार्बन का है, ये बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद में ये प्रोडक्ट बनाएगा जो फर्स्ट प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। मान लो A बना,
ठीक है। ये जो ए बना था ये मोस्टली कितने कार्बन का बना था? 3 कार्बन का बना था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई 1 कार्बन का तो CO2 है और ये 3 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद बन रहा है, तो हो सकता है ये जो अक्स है वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तभी तो ये 3 कार्बन का बन रहा था। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा इस तरह से, लेकिन साइंटिस्टों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये 2 कार्बन का कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं मिला। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि ये जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था प्रथम स्थायी उत्पाद, ये एक्चुअली कितने थे? 2 बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 2 बनते हैं। और ये जो अक्स था वो निकल के आया RuBp। क्या निकल के आया ये? RuBp, जो एक्चुअली कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 5 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन CO2 का, तो टोटल कितने? 6 कार्बन हो गए। और 3 PGA बनता है, 3 PGA बनता है, जो कि एक्चुअली कितने होते हैं मॉलिक्यूल? इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। एक कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग रीडिंग लगाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेकेंडरी वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु, यहाँ पर लाभदायी उपयोग हेतु किया उन्होंने। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के अंदर तो इसका यूजेस लाभदायी नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। हेतु रेडियो आइसोटोप टेक्निक का उन्होंने यूज किया था। इस यूज के अंदर, इस उपयोग में मेल्विन कैल्विन का कार्य सराहनीय था। यह साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम लोग मेल्विन कैल्विन कहते हैं। ओके, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने एक शैवाल यूज किया था, शैवाल का नाम था क्लोरेला, जिन्होंने इस शैवाल को रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप के अंदर रखा था। यानी जिस कंटेनर के अंदर यह शैवाल था उसके अंदर जो CO2 थी, उस CO2 का कार्बन कौन सा आइसोटोप वाला था? 14 वाला था, जो एक्चुअली क्या था? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिससे पता लगा कि जो CO2 का एडिशन यानी जो योग हो रहा था, जो फिक्सेशन हो रहा था, उससे पहला प्रोडक्ट क्या बना था? 3 कार्बन वाला एक कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था। 3 कार्बन का कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? PGA बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही उन्होंने कंप्लीट बायोसिंथेटिक फेज की खोज कर दी थी और उसका नाम दिया था केल्विन साइकिल। इस पहले प्रोडक्ट का नाम जो कि क्या था? 3PGA, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 नंबर कार्बन के ऊपर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PGA बोलते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? तो एक PGA के अंदर याद रखना 3 कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण यानी कि फिक्सेशन के बाद में पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। कुछ पादप थे जो 3 कार्बन का प्रथम उत्पाद PGA बना रहे थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? C3 प्लांट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधों में यह भी शोध किया गया कि जहां पर CO2 का यौगिकीकरण का पहला जो स्थायी उत्पाद था यानी जो पहला प्रोडक्ट था वो पुनः एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन एक्चुअली वो कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का था। कौन कौन सा था याद रखना? वो था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OAA। ये कितने कार्बन का बना था? 4 कार्बन का बना था। ठीक है, तो इस बिहाव से जिसके अंदर 3 कार्बन का पहला स्थायी उत्पाद बन रहा था उसको हम लोग PGA बोल रहे थे। इसको तो बोलते हैं C3 पाथवे। और जिसके अंदर 4 कार्बन का स्थायी उत्पाद जो कि प्रथम उत्पाद था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? OAA। तो ऐसे पाथवे जिसके अंदर 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद बन रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यानी जिन पादप के अंदर 3 कार्बन का स्थायी उत्पाद बन रहा था उन प्लांट को हम लोग C3 प्लांट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर 4 कार्बन का स्थायी उत्पाद बन रहा था प्रथम वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स हम लोग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब ये कंप्लीटली हमारे पास है केल्विन साइकिल, तो इसकी हम लोग अभी चर्चा करनी है। तो पहले हम लोग इसको ब्लैंक पेज के अंदर कंप्लीटली समझने वाले हैं और उसके बाद हम लोग NCERT की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएंगे और हर एक वर्ड को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, चलिए, तो अब हमको क्या पता चल गया था कि जहां पर CO2 बाइंड हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो कितने कार्बन का था? वो 5 कार्बन का था। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो था वो 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। कौन सा था? PGA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3PGA बोलते हैं। ये सिंगल एक था, वो 3 कार्बन का था, 2 हो गए तो कितने हो गए? 6 कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये कितने कार्बन का होता है? ये 3 कार्बन का ये होता है। तो पहला जो CO2 एक्सेप्टर है
यानी पहला जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। इसका नाम क्या है, RUBP। याद रखना RUBP जो है वो 5 कार्बन का, इसका पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन काफ़ी शॉर्ट में हम लोग समझेंगे और काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग ये केल्विन साइकिल समझने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें घुमाऊंगा नहीं मैं आपको, जो फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वही बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के जो रिलेटेड है वही चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, देखिए वैसे डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा होता है, याद रखना, रिडक्शन, रिडक्शन। और थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन, जनरेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेप को अच्छे से हम लोगों को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट केल्विन साइकिल। तो आपको पता है CO2 जो होता है सबसे पहले किसके साथ बाइंड होता है, याद रखना RUBP के साथ में। एक काम करता हूं मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। तीनों स्टेप याद रखना, मैं फिर से तीनों स्टेप लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से तीनों स्टेप लिख रहा हूं। पहला स्टेप कौन सा था, याद रखना, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन और तीसरा स्टेप होता है यहां पर रीजनरेशन। 3 स्टेप हम लोगों को याद रखना है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 का जुड़ना, ठीक है। क्या मतलब होता है, CO2 का जुड़ना। तो याद रखना जो CO2 होता है वो प्रथम जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होता है जिसका नाम है RUBP। तो CO2 RUBP के साथ में बाइंड होता है, RUBP के साथ में बाइंड होता है और प्रथम स्थायी उत्पाद जो कि काफ़ी देर से हम लोग बात भी करें PGA का फॉर्मेशन करता है। 3PGA इसका सही नाम होता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का होता है ये, 3 कार्बन का होता है और ऐसे कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रथम स्टेप में यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, समझ आना, ये कार्बोक्सिलेशन है। क्लियर हो गया, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन। तो पहले स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RUBP किसके साथ में बाइंड होता है, CO2 के साथ में जुड़ता है और क्या बनाता है, प्रथम स्थायी उत्पाद PGA का निर्माण करता है जो कि एक्चुअली 3 कार्बन का होता है। कार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया, ओके। अब इसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है, सॉरी, एंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम आपको पता है काफी अबेंडेंट, यानी कि एनवायरनमेंट या फिर ऐसे बोले अर्थ के अंदर मिलने वाला सर्वाधिक जो एंजाइम है वो कौन सा है, रूबिस्को ही है। ओके, तो पहला हमको पता चल गया कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ओके, तो दूसरी स्टेप यहां पर आती है, याद रखना, रिडक्शन। तो जैसे ही PGA का रिडक्शन होता है वो क्या बनाता है, ट्रायोस फॉस्फेट। ऐसा बोलूं कि वो शुगर का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है ये, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो जैसे ही रिडक्शन प्रोसेस होती है यानी कि PGA से ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, यहां पर रिडक्शन के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है जिसके अंदर 2 NADPH से क्या बनेगा, 2 NADP पॉजिटिव। वहीं बात करें 2 ATP का भी यहां पर कंज्यूम होता है, 2 ATP भी यहां पर क्या होगी, कंज्यूम होगी। यानी कि 2 ATP से क्या बनेगा, 2 ADP बनते हैं। 2 ATP से क्या बनेगी, 2 ADP। तो यहां पर 2 तो NADPH खर्च हो रहे हैं, साथ ही साथ 2 ATP भी यहां पर खर्च हो रही है। कौन सी स्टेप के अंदर, रिडक्शन वाले के अंदर। हर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, रिडक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अब जो ट्रायोस फॉस्फेट था वो आगे जाके किस में कन्वर्जेशन हो जाएगा, ये ग्लूकोज का निर्माण भी करता है, ग्लूकोज। तो यहां पर तो चलो हमको ग्लूकोज मिल गया, लेकिन जो रॉ मटेरियल है RUBP
वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर हम इसको यूज करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको वापस से भी बनाना होता है, तो थर्ड स्टेप आती है रीजनरेशन। कौन सी आती है? रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, एक एटीपी का खर्चा होता है, एक एटीपी कन्वर्ट होती है किसमें? एडीपी के अंदर। एडीपी के अंदर एक एटीपी किसमें कन्वर्ट होकर? एटीपी के अंदर। तो रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, याद रखना, जो ट्रायोज शुगर होती है, जो ट्रायोज फॉस्फेट शुगर होती है, उससे क्या बनता है? आरयूबीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर एक एटीपी खर्च होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं C3, इसको हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। ठीक है, तो तीनों स्टेप मैं आपको 1 बाय 1 फिर से समझाता हूं ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं फिर से। पहला स्टेप होता है कौन सा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलेशन के अंदर? याद रखना, आरयूबीपी किसके साथ जुड़ता है? CO2 के साथ में, और जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसका निर्माण करता है 3PGA का। कितने कार्बन होते हैं एक में? 3 कार्बन का ये होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां पर एंजाइम कौन सा यूज होता है? रूबिस्को। ओके, सेकंड स्टेप कौन सी आती है? याद रखना, सेकंड स्टेप आती है रिडक्शन, एप्चेन। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? ध्यान से समझना, जो 3PGA होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रायोज शुगर के अंदर। ट्रायोज शुगर, उस के इस स्टेप के अंदर याद रखना, 2 तो NADPH और साथ में 2 ATP खर्च होती है, और क्या बनाएगा ये? 2 NADP पॉजिटिव प्लस ADP का ये निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, थर्ड स्टेप की हम लोग बात करते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा है? रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन, इस स्टेप में क्या होता है? जो ट्रायोज शुगर होता है, ट्रायोज शुगर, उससे क्या बनता है बच्चों? याद रखना, उससे वापस से आरयूबीपी का फॉर्मेशन होता है। इस रीजनरेशन के अंदर एक एटीपी खर्च होती है। कितनी एटीपी? एक एटीपी खर्च होती है, जो क्या बनाता है? एडीपी बनाता है। लो भाई, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब देखो ये जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल है, वो कितनी बार चलने वाला है? याद रखना, ये 6 बार चलने वाला है। कितनी बार चलेगा ये? 6 बार चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक साइकिल के अंदर कितनी तो एटीपी खर्च हो रही है और कितनी NADPH खर्च हो रही है? तो याद रखना, 2 तो NADPH खर्च हो रहा है और 3 ATP खर्च हो रही है एक साइकिल के अंदर। तो अगर ये 6 बार चलेगा तो कितनी तो NADPH खर्च होगा और कितनी ATP? तो याद रखना, 12 तो NADPH खर्च होगा और 18 ATP यहां पर यूज होना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन के लिए अगर आपसे पूछे कितनी ATP और कितनी NADPH खर्च होंगे, तो 18 तो ATP और 12 NADPH यहाँ पर खर्च होने वाले। तो चलिए जल्दी से रीडिंग लगाते हैं NCERT की। आप कुछ बचा नहीं NCERT के अंदर, बस रीडिंग लगाना अपन को, सब कुछ अपन ने क्लियर कर लिया है। ध्यान से देखना, CO2 के प्राथमिक ग्राही की बात करते हैं तो आपको पता होगा, काफ़ी अध्ययनों से पता चला है कि जो प्रथम ग्राही अणु होता है वो 5 कार्बन वाला एक कीटोस शुगर होता है, जिसका नाम क्या होता है? आरयूबीपी होता है, जिसका पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। ओके, क्लियर हो गया इतना? उसके बाद बात करते हैं, क्या आप में से किसी ने यह संभावना की, यानी कि इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा था कि भाई ये 5 कार्बन का होगा कि 2 कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। तो ये जो निष्कर्ष निकला था 5 कार्बन वाला, वो काफ़ी समय बाद निकला था। उससे पहले तो उन्होंने क्या सोचा था कि भाई जो पहला उत्पाद है वो 3 कार्बन का आ रहा है और प्रथम ग्राही होना चाहिए वो कितने कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन का होना चाहिए, क्योंकि 1 कार्बन तो CO2 से आ जाएगा और ये कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन का होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर 3 कार्बन का PGA बन रहा है। तो उन्होंने पहले यही देखा था। तो उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई सालों तक कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं नजर आया। तो लास्ट में उनको पता चला कि जो पहला जो एक्सेप्टर होता है CO2 एक्सेप्टर, वो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन वाले RUBP था। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्लीट केल्विन साइकिल की। तो केल्विन और उनके साथियों ने कंप्लीट पाथ का पता लगाया
और पाथ के अंदर एक साइकिल यानी कि एक क्रम का उन्होंने निर्माण किया। ये साइकिल किस तरह से चलता है वो सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। अब इस साइकिल का स्टार्टअप होता है आरयूबीपी से, ठीक है। आरयूबीपी जिसमें पुनः उत्पादित होता है, जो कि वापस से बनता है रीजनरेशन फेज के अंदर, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो आइए अब यह देखें कि केल्विन पाथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहाँ पर बनती है। तो शर्करा का संश्लेषण कहाँ पर होता है, याद रखना ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। यहाँ पर साइड में आप लोग इसको लिख भी लेना। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो केल्विन साइकिल के अंदर उन सभी पौधों में होता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। याद रखना इस पॉइंट को, केल्विन साइकिल जो होता है वो सभी प्लांट में होता है, क्योंकि आपको पता है फूड का फॉर्मेशन तो जितने भी ग्रीन पार्ट होता है, जितना भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उन सभी के अंदर होता ही होता है। तो हर जगह आपको केल्विन साइकिल देखने को मिलता है। तो ये साइकिल हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, जिसके अंदर ये पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या हो रहा था, ये जो आरयूबीपी है कितने कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, जिसके साथ में CO2 बाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है, याद रखना 3PGA बना रहा है, 3PGA का निर्माण कर रहा है। कितने हैं ये, 2 अणु होते हैं। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप था। अब ये जो 3PGA बना था, इससे क्या बनता है, ट्राइस फॉस्फेट, जो एक्चुअली क्या है, एक शुगर है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये एक शुगर है। यहाँ पर अवकाश का मतलब अवकाश नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है रिडक्शन, या फिर आप हिंदी में लिखो तो अपचयन, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर 2 तो एटीपी खर्च होती है और 2 ही NADPH खर्च होता है। यहाँ पर आप लिख भी लेना, 2 एटीपी और 2 NADPH खर्च होता है, जिससे 2 ADP बनेगा और 2 NADP पॉजिटिव प्लस IP यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण यहाँ पर होता है। ट्राइस फॉस्फेट जो शुगर है, उससे आगे जाके ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, शर्करा का निर्माण हो जाएगा। ये हो सकता है ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है वो स्टार्च की फॉर्म में हो, जब वो स्टोर्ड हो रही है। अब ये जो आरयूबीपी था, इसका बनना भी जरूरी है वापस, ये बनना खत्म हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप जो थी वो कौन सी थी, रीजनरेशन थी। तो जैसे ही ट्राइस फॉस्फेट शुगर से आरयूबीपी बन रहा होता है, उस कंडीशन के अंदर एक एटीपी खर्च होती है। तो एक एटीपी से क्या बनेगा, एक एडीपी बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन बोलते हैं, ठीक है। तीनों स्टेप को ध्यान से पढ़ते हैं। केल्विन साइकिल के अंदर जो पहला स्टेप आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, यानी कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। CO2 के यौगिकीकरण से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PGA बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, PGA बोलते हैं। केल्विन साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है, जहां पर आरयूबीपी, जो आपको पता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, आरयूबीपी के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का यूज किया जाता है। यानी आरयूबीपी के साथ में कौन बाइंड होता है, CO2 बाइंड होता है। जहां पर एंजाइम कौन सा यूज कर लिया जाता है, एंजाइम की बात करें तो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज पूरा नाम आएगा इसका, क्योंकि ये रूबिस्को का पूरा नाम है। देखो लास्ट में लिखा है आरयूबीपी, यानी राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, रूबिस्को, ये रूबिस्को है बच्चों, याद रखना, ठीक है। रूबिस्को का पूरा नाम याद रखना, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इसका पूरा नाम होता है, जिस शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आरयूबीपी से जब CO2 बाइंड होता है तो कौन सा एंजाइम यहां पर यूज होता है, रूबिस्को एंजाइम यहां पर यूज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, 3PGA के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। एक अणु कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजिनेज यानी ऑक्सीकरण करने की भी क्षमता होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी होती है इस रूबिस्को एंजाइम के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। सेकेंड स्टेप की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है रिडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में अपचयन बोलते हैं, ठीक है। उस स्टेप में क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस चरण के अंदर जो CO2 अणु के स्थिरीकरण से हेतु एटीपी के कितने अणु, 2 अणु खर्च होते हैं। याद रखना कितने अणु एटीपी के खर्च हो रहे हैं, 2 अणु, और साथ ही साथ NADPH के भी कितने अणु यहां पर खर्च होते हैं, 2 अणुओं का उपयोग होता है। कौन सी स्टेप के अंदर, याद रखना रिडक्शन यानी कि अपचयन स्टेप के अंदर। इस पाथ के अंदर ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए CO2 के कितने अणुओं की रिक्वायर्ड होती है, 6 अणुओं की। यानी कि साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। याद रखना साइकिल कितनी बार चलेगा, ये 6 बार चलना है, ओके। तो चक्रों की आवश्यकता कितनी होगी तो पता होना चाहिए, 6 यहाँ पर साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है।
थर्ड स्टेप आती है रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। तो इस प्रोसेस के अंदर RUBP वापस से हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि RUBP ही तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, इसके रिक्वायरमेंट हमको होती रहेगी। तो इसके रीजनरेशन के अंदर जब RUBP वापस बन रहा होता है तो एक ATP का यहाँ पर यूटिलाइज होता है, एक ATP की आवश्यकता होती है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो तीनों स्टेप आप लोगों को अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केल्विन साइकिल के अंदर CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के तो 3 अणु और NADPH के 2 अणु। एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल के अंदर 3 तो ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन यानी कि आवश्यकता होती है, यहाँ पर खर्चा होता है। अगर साइकिल 6 बार चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज बनाना है, CO2 6 चाहिए यहाँ पर, तो साइकिल भी कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। उस कंडीशन के अंदर याद रखना ATP कितने चलेंगे? ATP अंदर आएंगे 18 और क्या बनाएगा ये? ADP बनाएगा। और 12 NADPH से क्या बनेगा? 12 NADP पॉजिटिव प्लस IP, यानी जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फॉस्फोराइलेशन को संपन्न कराने का कारण होता है। तो याद रखना ये 6 बार ये साइकिल चलता है, जिसके अंदर क्या हमको बाहर मिलता है? देखो इसमें किस चीज़ का यूज होता है? CO2 का यूज होता है, ATP यूज होता है और NADPH यूज होता है। हमको मिलता क्या है? ग्लूकोज मिलेगा, ADP मिलेगा और NADP मिलेगा, 3 चीज़ मिलते हैं। तो ये C3 साइकिल था, काफ़ी इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है और NCERT के आसपास ही आप लोगों को रखा है। आई होप कि आपको ये C3 साइकिल, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, कंप्लीट आप लोगों का कवर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कल ही आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जिसके अंदर हम लोग C4 पाथवे और आगे का जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो सारे हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।